सामान्य अध्ययन भारतीय संविधान। प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर भारतीयों के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जहां सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रारूप समिति में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था, जो संविधान 25 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार भी लिया गया है और उपराष्ट्रपति पद भी वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 22 भागों में। भारतीय संविधान कुल 22 भागों में बटा है, जबकि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन संविधान में कुल कितने भाग हैं? आपका उत्तर होगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतया लागू हुआ? आपका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान पूर्णतया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था। संविधान के कुछ प्रावधान तो तुरंत लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्णतया संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। जब से हमारा संविधान लागू हुआ तभी से हमारा देश गणतंत्र बना। गणतंत्र और 2 प्रकार के राज्य होते हैं, एक तो जैसे ब्रिटेन और भारत ले लीजिए। ब्रिटेन में राज्य प्रमुख यानी राष्ट्र प्रमुख का चुनाव निर्वाचन होता है, जनता द्वारा चुना जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो। लेकिन ब्रिटेन का जो राज्य प्रमुख होता है वो पदानुक्रम से होता है, इसलिए ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, जबकि भारत गणतंत्र है। गणतंत्र वो राज्य होते हैं जिनका जो प्रमुख होता है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता हो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो आत्मा की संज्ञा दी गई प्रस्तावना को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। प्रस्तावना को आत्मा की मतलब भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है और साथ ही साथ प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? आपका आंसर है ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? आपका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। और हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, जिसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता समाप्त करने के आधार है, व्यक्ति नागरिकता का परित्याग कर दे तब भी उसकी समाप्त हो जाएगी। सरकार अगर चाहे नागरिकता छीन सकती है, उससे भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी अगर व्यक्ति चाहे तो खुद नागरिकता छोड़ दे, अगर वो दूसरे व्यक्ति देश की नागरिकता ले रहा है तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर व्यक्ति सरकार चाहती है व्यक्ति की नागरिकता छीनना तो सरकार भी किसी व्यक्ति की नागरिकता खुद भी छीन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार न बनाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। इससे पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। जब संविधान लागू हुआ तो हमें कुल 7 मौलिक अधिकार मिले थे, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार हट गया। वर्तमान समय में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का रक्षक ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ही मूल अधिकारों का रक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार क्या है? पहले 44वें संशोधन से पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन के पास बाद संपत्ति का अधिकार मात्र विधिक अधिकार रह गया। अब ये मूल अधिकार नहीं रह गया है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार है एक विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित है ये, जहां किसी व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उस निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का ये 6 से लेकर 14 तक के वर्ष बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है? तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 21A। 21A से ए में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। ये 86वें संशोधन जो 2002 में हुआ था उसके अनुसार अब शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार हो गया, वो भी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? ये वाद योग्य हैं या नहीं है, या अंशतः वाद योग्य हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं है। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत जो भी चीज़ें हमें मिली है वो वाद योग्य नहीं है। यानी सरकार के पास, यानी राज्य सरकार के पास जब समर्थ होगा तब वो सुविधाएं हमें उपलब्ध कराएगी। हाँ, उसके लिए बाध्यता नहीं है कि तुरंत ही वो सुविधाएं उपलब्ध करा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि, आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करें, यानी ग्राम पंचायतों का गठन करें। तो अनुच्छेद 40 किससे संबंध है? अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के गठन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में क्या नहीं था? तो आपके मूल भारतीय संविधान में आपको मौलिक अधिकार भी थे, नीति निर्देशक तत्व भी थे, और ग्राम पंचायतों का गठन भी था। जबकि जो मूल कर्तव्य है ये मूल संविधान में नहीं था। इस मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में इसको शामिल किया गया। जब शामिल किया गया तो 10 मूल कर्तव्य थे। आज वर्तमान में कुल मिलाकर 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूस से। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित है? तो भारतीय संघ की शक्ति ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी, एकल संक्रमणीय, ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति पद के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का भी शामिल किया जाता है, एकल संक्रमणीय पद्धति से भी होता है, अप्रत्यक्ष मतदान से भी होता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। लोकसभा द्वारा भी लगाया जा सकता है और राज्यसभा द्वारा भी लगाया जा सकता है। हाँ, ये है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को उस महाभियोग की सूचना देनी आवश्यक है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी 10 सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों, सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे अपने पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? आपका उत्तर होगा 6 महीने। वो 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसको मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर वो किसी संसद का सदस्य नहीं बन पाया, उसके लिए 6 महीने के अंदर चाहे राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक किसी भी पार्टी को या किसी भी सरकार को लोकसभा में बहुमत मिला है तब तक वो नहीं रहता है, और अगर जैसे लोकसभा में बहुमत उसका समाप्त हो जाता है, उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। उसमें राज्यसभा का कोई योगदान नहीं होता है। तो इसलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 552। अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में 545 लोकसभा सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो संविधान के अनुसार अधिकतम सदस्य संख्या आपकी ऑप्शन सी 250 हो सकती है।